वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। फलक ने अपना सिर घुमाया और उसके चुंबन से बचती रही। उसकी सांसें उसके गालों पर जल रही थीं। तुम तैयार नहीं हो? चिंता मत करो, तुम बाद में मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। यू जस्ट अ प्लेफुल बिच, उसने गाली दी। अचानक उसने अपनी कमर पर कुछ नुकीला महसूस किया, हल्की ठंडक के साथ। अर्पित सीधा बैठ गया और देखने लगा। फलक ने एक छोटा चाकू पकड़ा हुआ था जिसे उसने आत्मरक्षा के लिए रखा था। ब्लेड की नुकीली नोक पहले से ही उसके पेट पर थी। फलक, तुमने अपने पास चाकू रखा है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अर्पित ने अपनी आंखें खोली और घूर कर देखा। एक लड़की अपने पास चाकू क्यों छिपाएगी? क्या उसे पता था कि यह खतरनाक है क्योंकि वो खुद को चोट पहुंचा सकती है? फलक ने अपने पेट पर तेज ब्लेड को धकेला और अर्पित पीछे हट गया। फलक ने अपनी इच्छा के अनुसार उसका नियंत्रण झटक दिया और वो बिस्तर से उठ गई। उसने चाकू को शांति से रखा और उस आदमी को देखकर मुस्कुराई। ओह, मैं डिस्टॉर्टेड लोगों से आत्म सुरक्षा के लिए चाकू रखती हूँ। यहाँ बहुत से पुरुष हैं जो तुम्हारे जैसे मेरा बलात्कार करना चाहते हैं। मुझे खुद की रक्षा करनी है। अर्पित अवाक रह गया। फलक ने उसकी पैंट पर नजर डाली और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। वो हंसी और बोली, क्या मेरे साथ आधे घंटे सोने की कीमत 10 लाख है? ऐसा लगता है कि सीईओ अर्पित को मेरे मार्केट के बारे में पता नहीं है। एक बार एक बिलियनर ने मुझे अपनी प्राइवेट पार्टी में इनवाइटेड किया था। मैं बिकनी में थी और उसने 10 मिनट के लिए 2 लाख की पेशकश की थी। एक अमीर दूसरी पीढ़ी थी जो मेरे पीछे थी। उसने मुझे वही लैम्बोर्गिनी दी जो तुम अभी चला रहे हो। एक बार ऐसा भी हुआ जब किसी ने मुझे सिर झुकाकर उसकी सेवा करने के लिए 5 लाख की पेशकश की। टीएसके सीईओ अर्पित, तुम मुझे इस कीमत पर कैसे खरीद सकते हो? अर्पित और भी हैरान दिख रहा था। फलक और भी खुशी से हंस पड़ी। सीईओ अर्पित, तुम पूरी जिंदगी होशियार कैसे रहे, लेकिन अब इतने मूर्ख क्यों? हर कोई ये देख सकता है, लेकिन तुम इतने अंधे हो। अगर मैं सच में खुद को बेच दूं, तो क्या मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत होगी? अगर मेरे आसपास वाकई इतने सारे पुरुष हैं, तो मैं पिछले 3 सालों से इतनी मुश्किल जिंदगी क्यों जी रही हूँ? फिर भी मुझे अपनी माँ की मेडिकल फीस के लिए भी तुमसे भीख मांगनी पड़ रही है। फिर फलक ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह अचानक मुस्कुराने में दिलचस्पी खो बैठी। उसने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाई, इसे भूल जाओ। क्या मतलब है? जानवर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। फलक ने मुड़कर कमरे का दरवाजा खोला, फिर वो बाहर चली गई। जब वो गलियारे में चली गई तो उसकी मुलाकात प्रीत से हुई। प्रीत जल्दी से भाग कर आई। फलक, तुम कहाँ चली गई? 10 मिनट से ज्यादा समय में हो गया है, तुम चली कहाँ गई थी? अर्पित की सेक्रेटरी ने उसकी ओर से मतदान किया। प्रिटी वुमन की मुख्य महिला भूमिका अलका ने ले ली। फलक ने सिर हिलाया। अब वो बहुत शांत लग रही थी। अगर यह गलत नहीं था तो अर्पित ने अलका के लिए प्रिटी वुमन की कास्टिंग की। वो अभी भी मुख्य फीमेल रोल के लिए लड़ने के लिए आने वाली बेवकूफ थी। अभी अर्पित के कमरे में प्रवेश करने से ठीक पहले ही उसने अपने सेक्रेटरी से कह दिया था कि वो उसकी ओर से वोट कर दे। आधे घंटे का सौदा झूठ नहीं था। अगर वो अपना शरीर बेच दे तो वो उसे 10 लाख दे देगा। प्रीत, चलो। फलक ने प्रीत को मेन एंट्रेंस पर ले गया। स्वर्ग कभी किसी का रास्ता नहीं रोकता। वो किसी और तरीके से 10 लाख पा सकती थी। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसका फोन बज उठा। यह अर्पित का था। उसने कॉल का जवाब दिया लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अरे फलक, अगर तुम्हें वाकई 10 लाख चाहिए तो आज रात मेरे ऑफिस में आओ और मैं तुम्हें दे दूंगी। फलक ने इंडिफरेंस से फोन रख दिया। वो सच में उस पर थूकना चाहती थी। अर्पित गोयनका, अपना गंदा पैसा अपने साथ ले जाओ और भाड़ में जाओ। आधे घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। अटेंडेंट ने दरवाजा खोला और संस्कार बाहर चला गया। मयंक दौड़कर आया और सीधे संस्कार के कानों में बोला, प्रेसिडेंट, प्रिटी वुमन की मेन फीमेल रोल अलका ने ले ली है। मिस मिश्रा 13 मिनट तक अर्पित गोयनका के साथ अकेले कमरे में रही और फिर चली गई। संस्कार चुपचाप सुनता रहा। 3 सेकंड बाद उन्होंने अपना फोन निकाला और अपनी धीमी चुंबकीय आवाज में बोले, अरे डायरेक्टर देशमुख, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं पहले आपकी फिल्म में इन्वेस्टमेंट करूं? मुझे अचानक आपकी फिल्म में इंटरेस्ट हो गया है। फलक अस्पताल लौट आई और पूरे दोपहर पल्लवी जी के साथ रही। उसकी माँ की हालत ठीक नहीं थी और वो सोना चाहती थी। फलक ने उन्हें कंबल से ढक दिया और एक आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बाहर कितना अपमान सहना पड़ा, जब तक उसकी माँ ठीक हो सकती थी और हमेशा उसके साथ रह सकती थी। वैसे फलक अक्सर अस्पताल जाती थी,
इसलिए वो डॉक्टरों के करीब थी। डॉक्टर ने उसे रात में एक खाली कमरे में मुफ्त में रहने दिया ताकि वो अस्पताल में सो सके और अपनी माँ की देखभाल कर सके। फलक ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया, फिर वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और जगदीश जी को पुकारा। बाकी सब बातों को छोड़कर वो अभी भी मिश्रा परिवार की बेटी थी। उसकी माँ बीमार थी और उसके पिता को उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मिश्रा परिवार के लिए 10 लाख कुछ भी नहीं था। रिंग रिंग, फिर किसी ने फोन उठाया। किसी तरह फलक को यकीन नहीं था कि वो सेंसिटिव थी या नहीं। उसने फोन पर हल्की सी चुलबुली हंसी और कुछ अनयूजुअल आवाजें सुनी, लेकिन ये बहुत जल्दी बंद हो गया। हेलो फलक, तुमने इस समय डैडी को क्यों फोन किया? पिताजी, माँ की नेफ्रोसिस की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उन्हें 2 दिन में लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है और इसमें 10 लाख खर्च होंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप अभी मेरी तरफ से पैसे दे सकते हैं? मैं जैसे ही कमाऊंगी आपको पैसे लौटा दूंगी। जगदीश जी कुछ देर चुप रहे और हल्की खांसी के साथ बोले, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। मैंने होटल में बुकिंग कर ली है, चलो साथ में डिनर करते हैं। डिनर? वो कब से इतना अच्छे हो गए? फलक को शक हुआ। जब वो जवाब देना चाहती थी तो जगदीश जी ने पहले ही फोन काट दिया था। फलक ने अपना फोन नीचे रखा और दरवाजे पर दस्तक हुई। फलक, मैं हूँ, अजय की आवाज़ सुनाई दी। वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। अजय ने फलक को एक बैंक कार्ड दिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फलक, मैंने डॉक्टर से सुना है कि पल्लवी आंटी की लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के होने जा रही हैं। इस कार्ड पर 2 लाख हैं। अभी के लिए इसे ले लो। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं कल कोई उपाय निकालूंगा। फलक ने कार्ड को देखा और अपना सिर हिलाया। अजय, मैं इसे नहीं ले सकती। अजय अमीर परिवार से नहीं था। 2 लाख पॉसिबली रावत परिवार की बचत थी। अगर आप इसके लायक नहीं हैं तो इनाम न ले। सबसे कठिन कर्ज एहसान होता है। अजय बोलना चाहता था लेकिन फलक ने उसे बीच में ही रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने पिता को फोन किया है। उन्होंने मेरे लिए एक चेक तैयार किया है और मैं इसे कल ले लूंगी। तो अजय, धन्यवाद, मेरी सर्जरी की फीस का ध्यान रखने के लिए है। फलक ने देखा कि वो ईमानदार लग रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। इसलिए उसने अपना कार्ड निकाला और अपना सिर खुजलाया। ये बहुत अच्छा है कि आपने सर्जरी की फीस का ध्यान रखा। अगर आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, फलक ने सिर हिलाया। मिश्रा विला में अलका ने कमरे की चप्पलें पहनी और अपना ब्रांडेड बैग लिविंग रूम में सोफे पर फेंक दिया। माँ, वो श्रुति की तलाश में ऊपर की ओर भागी। जब वो अपने बेडरूम में पहुंची तो उसने आधे खुले कमरे के दरवाजे पर नजर डाली। कमरे में एक मंद रोशनी थी और कमरे से एक मोहक आवाज आ रही थी, इसलिए उसने कमरे में झांका। ड्रेसिंग टेबल के किनारे 2 आकृतियां उलझी हुई थीं। कालीन पर हर जगह मेकअप के प्रोडक्ट बिखरे हुए थे। श्रुति ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी, जबकि जगदीश जी उसकी कमर को गले लगाते हुए हाँफ रहा था। श्रुति ने जगदीश जी की गर्दन को गले लगाया और उसके कानों को काटते हुए चुलबुली आवाज में बोली। उसका भरा हुआ और गोरा शरीर हिल रहा था और वो एक मोहक आवाज में बोली, हनी, क्या तुम फलक के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया उससे सहमत हो? ये फलक के अपने भले के लिए है। श्रुति, हिलना मत। क्या मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी? मैंने फलक से कल रात के खाने के लिए पूछा। जगदीश जी इच्छा से जल रहे थे। श्रुति ने जगदीश जी की छाती पर अपनी उंगली फिराते हुए एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम फलक के साथ अच्छे हो। मैं आज तुम्हें इनाम दूंगी और तुम्हें मौज मस्ती करने दूंगी। श्रुति ने धीरे धीरे अपना शरीर नीचे किया। अलका शर्मिंदगी से लाल हो गई और उसकी आंखें लहरा रही थीं। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लेने के लिए नीचे भागी। अलका लिविंग रूम में एक फैशन मैगजीन पढ़ रही थी। उसने 1 घंटे तक इंतजार किया जब तक कि श्रुति अपने स्लीपिंग गाउन में नीचे नहीं आ गई। माँ, ये बहुत बुरा है। पिंक लेडी की कास्टिंग के दौरान फलक उस बिच ने तुम्हारे और पापा के बारे में सच बता दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम पापा की मिस्ट्रेस हो। तुम कल जरूर सुर्खियों में रहोगी। तुम्हारी छवि खराब हो गई है। श्रुति ने नौकरानी द्वारा लाई गई ब्यूटी टी का घूंट लिया। उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और अलका के माथे पर थपथपाया। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। तुम अभी अभी लौटी हो। अर्पित की देखभाल पर पूरा ध्यान दो। उसे तुम्हें एंटरटेनमेंट एरिया में लाने दो और तुमसे शादी करने दो। मैं फलक का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम सुनोई ही नहीं। माँ, मैं परेशान थी। तो फिर हम आपकी परेशानी के लिए क्या करें? अलका ने श्रुति के कंधे को हिलाया और बिगड़ैल बच्ची की तरह व्यवहार किया।
मुझे आज की परेशानी के बारे में पता चल गया है। ये बस समय समय की बात है कि इसका खुलासा हो जाएगा। खतरे का मतलब है बेहतरी की ओर बढ़ना। अर्पित ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने अपनी पीआर टीम को मुझसे संपर्क करने के लिए कहा और पहले ही एक उपाय लेकर आ गया। तुम परेशान मत हो। सच में? अलका खुशी से झूम उठी। वो जानती थी कि अगर उसकी मां जिम्मेदारी संभाल ले तो वो आराम से रह सकती है। साथ ही उसे मिठास का एहसास भी हुआ क्योंकि वो जानती थी कि अर्पित उससे प्यार करता है। अर्पित और उसकी मां की सुरक्षा के साथ वो कुछ ही समय में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी। अलका, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अर्पित के साथ कैंडल लाइट डिनर करने जा रही हो? माँ, अर्पित ने मुझे वापस भेज दिया। उसने कहा कि वो कंपनी में व्यस्त है और उसे आज रात ऑफिस में ओवरटाइम करना है, इसलिए कैंडल लाइट डिनर रद्द कर दिया गया है। फिर अलका ने झिझकते हुए पूछा, माँ, तुम और पिताजी किस बारे में बात कर रहे थे? फलक के बारे में? श्रुति ने अलका की ओर देखा। तुमने दरवाजे से झांका? अलका शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। अलका, अगली बार इन चीजों के बारे में मत सोचना। मैं नीचे आने से पहले तुम्हारे पिताजी को सुलाने की कोशिश कर रही थी। एक औरत को जीवन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे पुरुष को जीतना होता है। जिस क्षण आप पुरुष को जीत लेती हैं, आप उसका इस्तेमाल अपने लिए सिंहासन के लिए लड़ने के लिए कर सकती हैं। अलका ने सुना और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मैं इंश्योर करूंगी कि अर्पित मुझ पर पूरी तरह से अड़ा रहे। मम्मा, श्रुति ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अलका को गले लगा लिया। फलक दिन के समय अस्पताल में अपनी मां की देखभाल करती थी और रात में वो उस होटल आई जहां जगदीश जी ने उसे बुलाया था। उसने फ्रंट डेस्क से पूछा और वो जगदीश के रिजर्वेशन के तहत निजी कमरे में चली गई। वो अंदर गई और जगदीश जी के अलावा उसके कमरे में एक और आदमी था जो 40 वर्ष का था। फलक ने अपना बचाव किया। टू बी कंटिन्यू।